नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो नवीन पाठ्यक्रम का जो यूनिट 1 है, इस यूनिट 1 में चर्चा की गई है भारत के इतिहास की। इस भारत के इतिहास में जो पहला पॉइंट है, संकल्पना एवं विचार। आज हम इस संकल्पना एवं विचार को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, क्योंकि इसमें कई चीज़ें अव्यवस्थित क्रम से मेंशन हुई हैं, तो हम उनका एक प्रॉपर क्रम देखेंगे, जिस आधार पर हम बात करेंगे कि हमें किस हिसाब से इस पूरी यूनिट को और इस यूनिट का स्पेशल जो पहला पॉइंट है संकल्पना एवं विचार, इसको किस हिसाब से अपना अध्ययन करना है, किस हिसाब से हम इसको डिकोड करेंगे। साथ ही इसमें हमें हमारा पढ़ने का रिसोर्स क्या रहेगा और हमें किस तरह से इस यूनिट का जो पहला पॉइंट है, अब चूंकि नए सिलेबस में ये पॉइंट जोड़ा गया है तो जाहिर सी बात है एमपीपीएससी 2024 जो 28 अप्रैल को होनी है, उसमें आप इस यूनिट के पहले पॉइंट से आप क्वेश्चन जरूर देखेंगे। एक से दो क्वेश्चन इस पॉइंट से आपको मिलेंगे, जिसमें हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। फिलहाल इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो है कि इस यूनिट का जो ये पहला पॉइंट है इसके बारे में हम डिटेल से पहले चर्चा करें, इसको डिकोड करें। देन इसको हम एक सीरीज के थ्रू 7 से 8 लेक्चर में ये संकल्पना एवं विचार वाला जो पूरा पॉइंट है इसको हम कवर कर लेंगे। बहुत ही डिटेल से भी पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट भी हमें इसमें कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि इस पूरे पॉइंट में बहुत सारे फैक्ट सामने आएंगे। चलिए, तो बिना देरी किए हुए पहले हम इस सिलेबस के पहले पॉइंट को डिकोड करने का प्रयास करते हैं। चलिए, देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहला देखिए, सिलेबस में मेंशन है भारत का इतिहास, जिसमें लिखा है संकल्पना एवं विचार। संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। संकल्पना एवं विचार में सबसे पहला पॉइंट क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा। तो हमें समझना है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान क्या है, परंपराएं क्या है। तो इसमें मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है प्राचीन भारतीय ज्ञान। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि ये प्राचीन भारतीय ज्ञान होता क्या है। अगर हम प्राचीन भारतीय ज्ञान, दोस्तों, आपने एक शब्द पर ध्यान दीजिए, इंद्रिय प्रत्यक्ष। एक शब्द है इंद्रिय प्रत्यक्ष, ये हम बेसिकली एथिक्स में पढ़ते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? आंख से जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं हम इंद्रिय प्रत्यक्ष। अब यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं ज्ञान क्या होता है। तो दोस्तों, ज्ञान क्या है इसको समझने के लिए हमने आपको बताया कि ये इंद्रिय प्रत्यक्ष है, अर्थात जिसे हम देख रहे हैं। और देखने के बाद देखने के बाद जो दोस्तों दूसरा पॉइंट आएगा इसमें, बुद्धि की कोटि। बुद्धि की कोटि, बुद्धि की कोटि से तात्पर्य है हम अपने विवेक अनुसार उस चीज को देखकर हम उसमें क्या करते हैं, या तो हम उसकी किसी से समानता के आधार पर तुलना करेंगे, या हम उसकी असमानता के आधार पर तुलना करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जिसको हम इंद्रिय प्रत्यक्ष के साथ साथ बुद्धि की कोटि के अनुसार उसकी समानता असमानता, या हम कह सकते हैं कि हम तुलना करें उसकी। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बार प्रश्न भी पूछा गया था कि क्या इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही ज्ञान माना जाएगा? तो दोस्तों, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ज्ञान का तात्पर्य इन दोनों ही बिंदुओं से है, अर्थात इंद्रिय प्रत्यक्ष और बुद्धि की कोटि। जब इन दोनों का प्रादुर्भाव या ये दोनों जब साथ में कार्य करते हैं, तभी उसको ज्ञान माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है जो चौकोर है, और ये व्यक्ति इंद्रिय प्रत्यक्ष के माध्यम से इस वस्तु को देख रहा है। मान लीजिए इसको किसी ने टास्क दिया है कि आप इस जो रेक्टेंगल है या जो ये आयत है, आयत वर्ग आपको जो भी कह रहा हूं, इसको आप ऑब्जर्व करो, बताना है कि ये क्या है। अब दोस्तों, ये नाम का व्यक्ति है, ये इस वर्ग या आयत को देख रहा है, किंतु इसका जो दिमाग है वो किसी और बात को सोच रहा है इस समय। मान लीजिए इसके साथ कोई घटना घटित हुई, तो ये दिमाग में उसके में वो घटना चल रही है, और लेकिन आंखों से ये क्या देख रहा है? इस वस्तु को। तो इसका इंद्रिय प्रत्यक्ष तो है इस वस्तु पर, लेकिन बुद्धि की कोटि में इसका कोई और विचार चल रहा है। तो यदि इससे कोई व्यक्ति, मान लीजिए बी व्यक्ति, इससे पूछेगा कि बताइए इस वर्ग के बारे में, वर्ग कैसा है, तो दोस्तों उस समय जो ये वर्ग के बारे में बात कहेगा या बताएगा, वो प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा, वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। बिकॉज इसका इंद्रिय प्रत्यक्ष तो इस वस्तु पर था, किंतु इसका बुद्धि का कोटि कहीं और था। तो दोस्तों, हमारे जो बड़े बड़े फिलोसफर हुए हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जिस पर व्यक्ति का इंद्रिय प्रत्यक्ष भी हो, साथ में वह बुद्धि की कोटि में भी हो। यानी जैसे मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जो आपको लेक्चर बता रहा हूँ इसको आप देख रहे हैं, तो आप इस लेक्चर को देखते हुए इंद्रिय प्रत्यक्ष के हिसाब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पे अपनी बुद्धि की कोटि, अर्थात दिमाग में इसको नहीं साथ साथ में इससे इंद्रिय प्रत्यक्ष के साथ आपका जो बुद्धि की कोटि अगर साथ में कार्य नहीं करेगा, तो आपका इस पूरा वीडियो लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि आप इंद्रिय प्रत्यक्ष के साथ साथ बुद्धि की कोटि को भी साथ में तुलनात्मक रूप से संतुलन बना के इस वीडियो को अगर देखते हैं, तो ये वीडियो इंद्रिय प्रत्यक्ष के माध्यम से आपको दिखाई देगी, और बुद्धि की कोटि के अनुसार जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो लंबे समय तक रिमाइंड रहेगा, और आप कह सकते हो कि ये आपकी नॉलेज में आ गया, यानी ये ज्ञान हो गया।
आई होप इस उदाहरण से आप ज्ञान के बारे में तो समझ गए होंगे कि ज्ञान क्या है। तो दोस्तों, सिलेबस का पहला पॉइंट क्या था? प्राचीन भारतीय ज्ञान। अब हमने ज्ञान समझ लिया है, तो अब हमें समझना है प्राचीन भारतीय ज्ञान। अब प्राचीन भारतीय ज्ञान को समझने से पहले दोस्तों, हमें समझनी पड़ेगी प्राचीन भारतीय ज्ञान की परंपरा। अब परंपरा क्या है, इस पे आते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम परंपरा की बात करते हैं, तो अगर देखा जाए तो हमारे इतिहास की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से होती है। लेकिन आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। और जब उसकी लिपि को नहीं पढ़ा गया है, तो हम उसके बारे में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, वहां पर उसके साहित्य क्या है, साहित्यों में क्या बात लिखी है, इनको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो इसके आधार पर हम उनकी परंपराओं का वर्णन नहीं कर सकते। हमने जो कुछ देखा, जितना भी हमें नॉलेज है, वो या तो कहीं उनका कोई हमें ऐतिहासिक स्कल्पचर मिला है, किसी ना किसी आधार पे हमने कहा है कि यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली, अर्थात यहाँ पर यह जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। लेकिन क्या ये कहना, इसका प्रमाण क्या है कि मात्र सत्तात्मक थी? तो क्या केवल उस मूर्ति या उर्वरता वाली मूर्ति को देखने से हम कह सकते हैं? नहीं। लेकिन हमें बात करनी है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की। तो हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा दोस्तों शुरू होती है हमारे वैदिक काल से। और चूंकि वैदिक काल में सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। अब बात आती है ऋग्वेद क्यों दोस्तों? तो ऋग्वेद या हमारे जो चारों वेद हैं, ये विश्व के सबसे प्राचीनतम लिखित साक्ष्य हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। और उनमें जो चीजें लिखी हुई हैं साहित्यिक दृष्टि से, उनके आधार पर हम प्राचीन भारतीय की परंपराओं का वर्णन कर सकते हैं। और प्रमाण के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये बात ऋग्वेद में मेंशन है, यजुर्वेद में मेंशन है, अथर्ववेद में मेंशन है या सामवेद में मेंशन है। तो चूंकि साहित्य की शुरुआत वैदिक काल से होती है, इसलिए प्राचीन भारतीय ज्ञान की परंपरा में हमें कहां से अपना टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा? ऋग्वेद। अब दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को केवल हम कहां पर देखेंगे? प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताओं के तौर पर। यानी इस वाले पॉइंट पे हमें ऋग्वेद काल से प्रारंभ करना है। चलिए, आई होप इतनी बात आप समझ पाएंगे। अब दोस्तों, हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की जो शुरुआत है, मैंने जैसा अभी आपको बताया, ये कहां से होती है? ऋग्वेद से। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत होती है, ऋग्वेद से। इसके अलावा दोस्तों, आप सब जानते हो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति 2020, इसकी जो संगोष्ठी हुई थी, उसमें भी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है उसको आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बहुत सी बातें देखने को मिलेगी। हालांकि हम अपने पढ़ने के क्रम के दौरान जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो भी बातें मेंशन की गई हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के तौर पर, उनको हम अपनी वीडियो लेक्चर में, अपनी वीडियोस में, अपने कंटेंट में उसको शामिल करेंगे। बस आप रेगुलर इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको सारी बातें एक ही स्थान पर मिलेंगी। आप अभी 1-2 दिन की क्लास देखें और उसके बाद आपके पास जो भी नोट्स हों, आप उनसे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जो भी आपको चीज़ दी जा रही है, वो प्रॉपर ऑथेंटिक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों, तो हम कह सकते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, यानी कि जहाँ से हम कह सकते हैं साहित्य की शुरुआत हुई, लिटरेचर की शुरुआत हुई। और साहित्य दोस्तों हमारे पास वैदिक काल से शुरू होते हैं, इसलिए जो वैदिक काल के साहित्य हैं, उनको कहा गया है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के बाद हमें मिलेंगे जैन साहित्य। जैन धर्म की जो शुरुआत होगी, तो वहां से हमें मिलेंगे जैन साहित्य। और जैन साहित्य के बाद हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य की। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत में हम वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान के बारे में बड़े डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता सकते हैं। आई होप प्राचीन भारतीय ज्ञान के बारे में, इसके सोर्स के बारे में आप समझ गए होंगे कि हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने होंगे। तो जो सिलेबस का पहला पॉइंट था, संकल्पना एवं विचार में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इसको समझा। अभी इसमें हमें और जाना है डिटेल में। अब देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान को भी कई कालखंडों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला कालखंड है ऋग्वैदिक काल। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि ऋग्वैदिक काल क्या है। चूंकि ऋग्वैदिक काल का जो कालखंड माना गया है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी माना गया है। और ऋग्वैदिक काल दोस्तों, जो ऋग्वेद का एरिया माना जाता है, वो बेसिकली ये जो क्षेत्र है वो माना जाता है सिंधु से जो यमुना का क्षेत्र है, यमुना नदी का क्षेत्र है, ये ऋग्वैदिक काल का क्षेत्र माना जाता है। सिंधु से यमुना, अगर आपसे एमसीक्यू बनेगा तो आप बता सकते हो, सिंधु से यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो ऋग्वैदिक काल का क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वैदिक काल का सीधा सा तात्पर्य है कि यहाँ पर जो प्रधान वेद था वो था हमारा ऋग्वेद। और आप सब जानते हो दोस्तों, ऋग्वेद का ही उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद। कुछ क्वेश्चन अभी ध्यान रखना दोस्तों, हम केवल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। और आप देखिए जो सिलेबस का पहला पॉइंट है, इसी को डिस्कस करने के दौरान बहुत से फैक्ट प्रीलिम्स की दृष्टि से आपके कवर हो जाएंगे। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद हो गया आपका एक फैक्ट। ऋग्वैदिक काल किन दो नदियों के मध्य स्थित था? सिंधु और यमुना। ऋग्वेद काल का कालखंड क्या था? 1500 से 1000 बीसी, है ना? चलिए, तो हमने ये देखा कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। अब दोस्तों, चूंकि हमें बात करना है अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, तो ऋग्वैदिक काल में परंपरा क्या थी दोस्तों? तो ऋग्वेद जो हमारा था, यहां पर था गणतंत्र।
दोस्तों जो गणतंत्र आज हम मना रहे हैं, ये हमारे प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अब इसका प्रमाण क्या है? तो आप ऋग्वेद को जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको गणतंत्र की चर्चा मिलेगी, रिपब्लिक। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां का मुखिया, यानी कि जो प्रधान होता है, वो मुखिया कैसा हो? निर्वाचित हो। मुखिया कैसा हो? निर्वाचित हो। तो ऋग्वैदिक काल में जो मुखिया होता था वो कैसा होता था? निर्वाचित। इसलिए हम कहते हैं कि ऋग्वेद में गणतंत्र व्यवस्था पाई जाती थी। ऋग्वैदिक काल में गणतंत्र व्यवस्था पाई जाती थी। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है सर? तो दोषी तो दोस्तों इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण में आप बता सकते हो, मुखिया को सलाह देने के लिए सभा, समिति, ये आपने नाम सुनेंगे, सभा, समिति और रित, ये क्या होती थी? ये होती थी सलाहकारी परिषद। यानी हम कह सकते थे कि ये मुखिया को सलाह देने का कार्य करते थे। तो जाहिर सी बात है, जब भी गणतंत्र के अर्थात ऋग्वेद में किसी भी मुखिया को चुनना होता तो सभा, समिति, रित और आपने विदत का भी नाम सुना होगा, ये सब क्या कार्य करते थे? मुखिया को सलाह देने का कार्य करते थे। जैसे आज भी देखिए, हम सब जानते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य कौन करती है? मंत्रिपरिषद। और दोस्तों मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री चुना हुआ होता है। लोकसभा के चुनाव द्वारा जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाता है और उस दल का मुखिया ही प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद किसको सलाह देती है? हमारे देश के मुखिया को, अर्थात राष्ट्रपति को। तो भारत में अभी कैसी व्यवस्था है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो यही बात हमारे यहाँ ऋग्वैदिक काल में है। तो आपको यहाँ से 3 पॉइंट समझ में आए कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? जहां का मुखिया कैसा हो? निर्वाचित। और इसकी पुष्टि कैसे होती है? तो ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, ऋत, विदित नाम की संस्थाएं पाई जाती थी जो मुखिया को सलाह देने का कार्य करती थी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो ये हमने देखा ऋग्वैदिक काल। तो ये पहला कालखंड हुआ। अब दोस्तों दूसरा कालखंड है हमारा उत्तर वैदिक काल का। आइए उत्तर वैदिक काल को समझते हैं। उत्तर वैदिक काल का कालखंड है 1000 बीसी से 600 बीसी, ईसा पूर्व जिसको हम बोलते हैं। अब दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आपको देखना क्या है? उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है, चूंकि ऋग्वैदिक काल में केवल एक ही वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेदों की रचना हुई। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा, जो 3 वेद, कौन कौन से 3 वेद? इन 3 वेदों का नाम है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये जो 3 वेद हैं, इन 3 वेदों का रचना काल क्या है? उत्तर वैदिक काल। इन 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। अब हम यहाँ पर इन सब के उपवेद देख लेते हैं, सामवेद का, अथर्ववेद का, यजुर्वेद का। तो आप सब जानते हैं यजुर्वेद का जो उपवेद है, यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद। धनुर्वेद। ऐसे ही सामवेद का जो उपवेद है, सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। और अथर्ववेद के उपवेद का नाम है शिल्प वेद। शिल्प वेद। ये सारे क्या हैं? इन तीनों वेदों के उपवेद। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अभी हम केवल सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं कि जो सिलेबस का भारतीय इतिहास का जो पहला पॉइंट है सिलेबस में मेंशन है, उसको हमें किस हिसाब से सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है, तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद होगा। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों, और ध्यान रखना दोस्तों ये उपवेद है, लेकिन 3 वेदों के अलावा यहाँ पर 4 उपवेदों की भी रचना हुई। अब आप कहेंगे सर 4 उपवेद क्यों? तो दोस्तों इस बात पे आप फोकस करिएगा। इन 4 उपवेदों में 3 उपवेद तो हमने ये देख लिए, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, जो कि अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद के उपवेद हैं। लेकिन दोस्तों चौथा उपवेद, यानी हम कह सकते हैं जो ऋग्वेद है, उसका भी तो उपवेद है। और ऋग्वेद का उपवेद जो था, जिसका नाम था आयुर्वेद। दोस्तों आयुर्वेद की जो रचना हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। यानी ऋग्वैदिक काल के दौरान जो ऋग्वेद है उसका कोई उपवेद नहीं था। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। तो अन्य 3 वेदों एवं 4 उपवेदों का रचना काल उत्तर वैदिक काल माना जाता है, जिसमें हमने कहा ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब दोस्तों यजुर्वेद, हम सब जानते हैं जो यजुर्वेद है, यहां पे मैं इसको लिखता हूं यजुर्वेद है। यजुर्वेद का तात्पर्य यहां पर यज्ञ और अनुष्ठान की चर्चा मिलती है कि यज्ञ कैसे किए जाएंगे, अनुष्ठान कैसे किए जाएंगे। अब दोस्तों जब आपसे मैं पूछता हूं कि जब यज्ञ और अनुष्ठान की बात यजुर्वेद में है, तो आपने एक पॉइंट सुना होगा, पंच महायज्ञ। अब चूंकि पंच महायज्ञ है, अर्थात ये यजुर्वेद से संबंध
तो दोस्तों आपके सिलेबस में मेंशन है पंच महायज्ञ। और पंच महायज्ञ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए सिलेबस में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए पंच महायज्ञ, अब देखिए कहाँ आके लिखा है ये पंच महायज्ञ, यानी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, इन सबको पढ़ने का। तो मैंने कहा ना सिलेबस में चीजें अव्यवस्थित क्रम से दी हुई हैं, हमें इनको व्यवस्थित क्रम से पढ़ना है। और हम देख भी रहे हैं कि हमें किस प्रकार से इनको पढ़ना है। तो पंचमहायज्ञ का कॉन्सेप्ट कहां से आया, जब से यजुर्वेद की रचना हुई। और चूंकि यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान की बात की गई है, इसलिए पंचमहायज्ञ की भी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। अभी केवल मैंने आपको ये बताया कि ये क्रम क्या है, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी तो केवल बता रहा हूँ आपको, सिलेबस डिकोड कर रहा हूँ। चलिए, तो पंचमहायज्ञ का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। अब मैंने कहा आपको तीन वेद, चार उपवेदों का निर्माण उत्तर वैदिक काल में हुआ। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। किसका क्या ब्राह्मण ग्रंथ होगा आगे हम देखेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी उत्तर वैदिक काल से। ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ही अरण्यक अरण्यक की रचना हुई। अब दोस्तों जब हम ये पढ़ते हैं तो ध्यान से देख, यजुर्वेद बना, चार उपवेद बने, ब्राह्मण ग्रंथ बने, आरण्यक बने, जिनसे कि जो साधारण जन है उन तक ये बातें पहुंचे जो हमारे वेदों में वर्णित है। अब दोस्तों जब ये बातें हमारे सामान्य जन के पास पहुंची, तो अब उन सामान्य जन के समूहों को अनुशासन या सुव्यवस्थित करने का प्रश्न चिन्ह उठा। और उनको अनुशासन या सुव्यवस्थित करने के क्रम में दोस्तों यहां पर विकसित होता है, अब आप बहुत ध्यान से ये बातें सुनिएगा, यहां से कॉन्सेप्ट आता है वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था। अब दोस्तों वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट यहां से प्रारंभ होता है। तो ब्रह्म वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था से तात्पर्य है कि लोगों के कार्य के आधार पर उनको चार भागों में बांट दिया गया। किसके आधार पर, मैंने क्या कहा, कार्य के आधार पर। अब कार्य के आधार पर जब चार भागों में बटा, तो ये चार भाग कौन कौन से थे, तो मैंने आपको, जैसे आप सब जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब कर्म के आधार पर जो साधारण जन समूह था उनको चार भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इनको किस आधार पर विभाजित किया गया, किस आधार पर इनको बनाया गया, तो आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, उनको, जो सामान्य जन थे उनको उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, योग्यता के अनुसार क्या किया गया, ये विभाजन किया गया। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। क्योंकि अब समाज को सुव्यवस्थित करना है, अनुशासनित करना है, तो लोगों को उनके क्षमता और योग्यता के आधार पर कार्यों का विभाजन किया जाएगा। अब जो ज्ञान देने, शिक्षा देने का कार्य करेगा वो ब्राह्मण, जो क्षेत्र की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय, जो लोगों के भरण पोषण उपभोग की चीजों को उनको प्रदान करेगा वो वैश्य, और जो सेवा का क्षेत्र का कार्य करेगा वो शूद्र कहलाया। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। एक ही घर में पिता ब्राह्मण, पुत्र क्षत्रिय, कोई और भाई उसका वैश्य, क्या कोई उसका चाचा शूद्र हो सकता था। एक ही परिवार में आपको चारों वर्ण मिल सकते थे, क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था का आधार क्षमता और योग्यता थी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था का जन्म, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का मूल कारण क्या था, मूल कारण, मुख्य कारण, तो आप कहोगे श्रम के आधार पर इनका विभाजन किया गया। श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्यों, क्योंकि अब समाज को सुव्यवस्थित बनाना है, तो सभी लोगों को समाज के कार्यभार को संचालित करने का जिम्मेवारी लेनी होगी। तो इसी वजह से वर्ण व्यवस्था को विकसित किया। अब दोस्तों ये तो हो गया विभाजन कार्य के आधार पर। अब भाई कार्य करने के लिए लोगों के पास किसी भी प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान और परंपरा। तो परंपरा में हमने वर्ण व्यवस्था को देखा। अब आइए हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के अलावा और फिर क्या विकसित हुआ। तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था। आइए अब आश्रम व्यवस्था को समझते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से क्षमता के आधार पर कार्यों का विभाजन करने के आधार पर चार वर्णों का उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार से दोस्तों अब जो समाज के व्यक्ति हैं उनको चार आश्रम व्यवस्थाओं में विभाजित कर दिया गया। वो चार आश्रम व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ब्रह्मचर्य पहली, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद सन्यास। सन्यास, ये चार है आश्रम व्यवस्था। इन सबको दोस्तों 25-25 वर्ष की अवधि में विभाजित किया गया है। यानी उस समय ये मान के चलता था कि एक व्यक्ति का जीवन काल 100 वर्ष का होता है, जिसमें वह 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ एवं 25 वर्ष सन्यास के रूप में बिताएगा। और दोस्तों ये है क्या, ये किसी भी आश्रम व्यवस्था क्या बताती है, किसी भी व्यक्ति के जीवन के पड़ाव को बताती है। उसके जीवन के पड़ाव क्या क्या है।
यहां से बताया गया, चीजों को निर्धारित किया गया, व्यवस्थित किया गया, अनुशासन बनाया गया कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका पहला आश्रम होगा ब्रह्मचर्य, यानी वह 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करके शिक्षा ग्रहण करेगा। जब वह शिक्षा ग्रहण कर लेगा तब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, जिससे वह अपने वंश को आगे बढ़ाएगा। वंश को आगे बढ़ाने के बाद वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, जिसके तहत वह ईश्वर का भजन करेगा। और अंतिम जो अवस्था है वह है संन्यास की। तो अब आश्रम व्यवस्था बनी। अच्छा, 2 पॉइंट हुए। अब व्यक्ति के जीवन के पड़ाव बता दिए गए, व्यक्ति की क्षमता के आधार पर उसको कार्यों का विभाजन कर दिया गया। तो दोस्तों आगे क्या? आगे फिर इनमें पुरुषार्थ की भावना भी तो लाई गई। पुरुषार्थ। अब ये पुरुषार्थ क्या होता है? दोस्तों पुरुषार्थ भी हमारे 4 हैं। पहले हम बताते हैं पुरुषार्थ 4 हैं कौन-कौन से। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, पुरुषार्थ का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों जो पुरुषार्थ हैं 4, ये कौन-कौन से पुरुषार्थ हैं? पुरुषार्थ हैं आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हैं 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का तात्पर्य क्या है? भाई पुरुषार्थ जैसे मैंने भी आपको बताया, आश्रम व्यवस्था क्या है? जीवन के पड़ाव को बताना है। आश्रम व्यवस्था क्या करती है? जीवन के पड़ाव को बताती है कि एक व्यक्ति का जीवन के क्या-क्या पड़ाव होंगे। उसके जीवन के पड़ाव में प्रथम पड़ाव होगा उसका ब्रह्मचर्य, द्वितीय पड़ाव होगा उसका गृहस्थ, तृतीय पड़ाव होगा उसका वानप्रस्थ और चतुर्थ और एवं अंतिम पड़ाव होगा उसके जीवन का संन्यास। तो पुरुषार्थ क्या बताते हैं? पुरुषार्थ दोस्तों जीवन के लक्ष्य बताते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य क्या है। तो जीवन के लक्ष्यों को इंगित करता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कहता है जीवन के लक्ष्य के रूप में कि एक व्यक्ति को धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, एक व्यक्ति के जीवन में अर्थ की आवश्यकता की होती है, एक व्यक्ति के जीवन में काम की भी आवश्यकता है और जीवन की जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष है। यानी यहां मोक्ष से आप समझ सकते हो आध्यात्मिक चिंतन। आध्यात्मिक चिंतन की बात हो रही है यहाँ पे। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति जैसे शब्द आता है तो समझ जाना यहाँ पर होता है ये बात आध्यात्मिक चिंतन की। तो पुरुषार्थ हुए। अच्छा, इसी व्यवस्था जो सामान्य जन की व्यवस्था को अनुशासन या सुव्यवस्थित कर रहे थे इसी क्रम में और क्या हो सकता है पड़ाव? और क्या भाग हो सकता है अनुशासन बनाने के लिए? तो दोस्तों ये आता है ऋण संस्कार। ये तो ऋण संस्कार है। बेसिकली हम संस्कारों की बात करेंगे दोस्तों तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कुल 16 संस्कारों की बात की गई है। एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों की भी हमें बात करनी है। तो दोस्तों आप देखोगे ऋण संस्कार, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था एवं यहाँ पे हमने कुछ पॉइंटों को डिस्कस किया। वेद, उपवेद, आयुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ। इन सब का कार्य क्या था? वर्ण व्यवस्था से जो प्रारंभ होता है इनका उद्देश्य क्या था? जो हमारा समाज था उसको अनुशासन करना, अनुशासित करना या उसको सुव्यवस्थित करना। ये सुव्यवस्थित किन किन सी चीजों से हुए? तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, जो 16 संस्कार। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो आप बताओगे उत्तर वैदिक काल। ये सारी परंपराएं, ये सारी रूढ़िवादिताएं, ये सारी वर्ण व्यवस्था और संस्कार, ऋण संस्कार, ये सारी व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ होती हैं। अच्छा, अब देखिए पढ़ने के क्रम में हमने उत्तर वैदिक काल को देखा, लेकिन हमने सिलेबस का कौन-कौन सा पॉइंट किया? एक नजर यहाँ डालते हैं। देखिए, हमने कहा हमें वेद पढ़ने हैं, हमें अरण्यक पढ़ने हैं, हमें ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने हैं। इसके बाद देखो ऋत, सभा, समिति इनकी चर्चा की है हमने। अब देखो इनके बीच में कॉमा नहीं लगा है दोस्तों, यानी ऋत ही पढ़ना है, सभा ही पढ़नी है, समिति पढ़नी है। इसके बाद गणतंत्र क्या होता है? तो हमने कहा गणतंत्र की व्यवस्था या चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद में की जा चुकी है। वर्णाश्रम हमें पढ़ना है, पुरुषार्थ हमें पढ़ना है, ऋण संस्कार हमें पढ़ना है, यज्ञ, कर्म, यज्ञ हमें पढ़ना है। अभी 3 पॉइंट आपके और रह गए हैं। बाकी ये सारे पॉइंट में कौन-कौन से पॉइंट रह गए हैं? षड स्मृतियाँ, इनके बारे में भी चर्चा करनी है। उपनिषद, इसके बारे में हमें चर्चा करना है अभी। और कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये पॉइंट और रह जाते हैं। फिलहाल जो बातें हमने डिस्कस की उनमें हमने इसका मैक्सिमम यानी 80% जो इस पहले पॉइंट में चीजें दी हैं उनको हमने बताया, उसका सीक्वेंस क्या हुआ, किस क्रम में आप पढ़ोगे। अब भले आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैंने आपको जो क्रम बताया आप इन्हीं सारी चीजों को पढ़िए। आप पुरुषार्थ के बारे में नॉलेज लीजिए, आप इंटरनेट गूगल करके, या मैं तो पढ़ाऊंगा ही इस क्रम में, तो आप यहाँ से भी इस चीज को अपना कवर कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ। ये तो हुई ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यानी हमने 2 कालखंड की चर्चा कर ली। हम क्या देख रहे थे? काल। तो काल में हमने पहले ऋग्वैदिक काल की बात की और ऋग्वैदिक काल के बाद हमने उत्तर वैदिक काल की बात की। उत्तर वैदिक काल में हमने ये सारे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ और इन संस्कार को कंप्लीट किया। अब जो दोस्तों तीसरा काल आता है वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल का कालखंड क्या है? आप बताओगे सर 600 से 300 बीसी। दोस्तों आप उत्तर वैदिक काल में एक पॉइंट और ऐड करेंगे। उत्तर वैदिक काल का जो क्षेत्र माना जाता है वो माना जाता है यमुना से गंडक नदी। यमुना से गंडक नदी का बीच का जो क्षेत्र था वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल का कालखंड माना जाता है। और यदि हम महाजनपद काल की बात करेंगे तो दोस्तों गंडक से लेके
तीस्ता नदी का जो क्षेत्र है वह महाजनपद काल से संबंधित है। हम इसको मैप में भी देखेंगे कभी नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम बात करते हैं महाजनपद काल की। दोस्तों, महाजनपद काल पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी मैंने वेद नहीं पढ़ाए हैं, उपवेद नहीं पढ़ाए हैं। केवल सिलेबस को सीक्वेंस रूप से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको किस हिसाब से पढ़ना है। अब बात करते हैं महाजनपद काल की। इसका कालखंड है 600 से 300 बीसी और इसका क्षेत्र है गंडक से तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र। अब दोस्तों, महाजनपद काल, सबसे पहले महाजनपद काल में हुआ क्या? अगर आप बात करेंगे इस पूरे उत्तर वैदिक काल में, तो मैं आपको एक छोटी सी लाइन बोलता हूं। इस उत्तर वैदिक काल का जो पूरा कालखंड का, इसको हम ब्राह्मण धर्म काल बोल सकते हैं। और ब्राह्मण धर्म कालखंड का मतलब है, यहां पर दोस्तों कर्मकांड और रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिला। अब इसी कर्मकांड और रूढ़िवादिता के परिणाम स्वरूप इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने क्या किया, जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म का तात्पर्य क्या है, पूरा उत्तर वैदिक काल। तो जो ब्राह्मण धर्म है, इस ब्राह्मण धर्म के ही कुछ लोगों ने विरोध किया। किसका? रूढ़िवादिता का, कर्मकांड का विरोध किया। और जब ब्राह्मण धर्म का उन्हीं में से कुछ लोगों ने जब विरोध किया, तो उसका परिणाम हुआ सामने दर्शन के रूप में। फिर दर्शन निकल के सामने आया। और इसी दर्शन में दोस्तों हमें पढ़ना है किसको? षड दर्शन को। अब सिलेबस का पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, ये लिखा है षड दर्शन। तो षड दर्शन की उत्पत्ति किस काल में हुई? महाजनपद काल में। कैसे हुई मैंने आपको बताया, समझिए यहाँ पे। जो महाजनपद काल था, महाजनपद काल में ही ब्राह्मण धर्म से ही उसी के कुछ समूह के लोगों ने उस रूढ़िवादिता और कर्मकांड का विरोध किया और दर्शन पर उन्होंने बल दिया। दर्शन, जहां पे हम षड दर्शन की बात करेंगे, ये षड दर्शन का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। षड दर्शन में आता है दोस्तों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वैशेषिक, मीमांसा, मीमांसा और वेदांत। ये क्या है? षड दर्शन है। 3, 4, 5 और 6, ये हैं 6 दर्शन। और इन 6 दर्शन के विकास का रीजन क्या रहा, आप समझ गए होंगे, ब्राह्मण धर्म का विरोध। तो इस ब्राह्मण धर्म के विरोध ने, यानी कर्मकांड और रूढ़िवादिता के विरोध ने जन्म दिया दर्शन को, जिसमें हमें बात करनी है षड दर्शन की। इस षड दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल है। रीजन क्या हुआ समझना दोस्तों यहाँ पे। मान लीजिए मैं बात करता हूं ब्राह्मण धर्म की। तो ब्राह्मण धर्म से तात्पर्य है, ये पूर्णतः केंद्रित था किस पर? आस्था पर। यानी हम कह सकते हैं ब्राह्मण धर्म किस पर केंद्रित था? तो जवाब होगा आस्था पर। तो वहीं जब इसका विरोध होके दर्शन का विकास हुआ दोस्तों, तो दर्शन का आधार क्या है? आपसे पूछा जाएगा। दर्शन का आधार है दोस्तों तर्क। इन्होंने कहा आप तर्क के आधार पर चीजों को सिद्ध कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि जो दर्शन है वो किस पर केंद्रित है? तर्क पर। और ब्राह्मण धर्म किस पे केंद्रित था? आस्था पर। तो अब आस्था और तर्क के बीच टकराव शुरू होगा। और इस क्रम में इन सभी दर्शनों में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है वेदांत। इन्हीं वेदांत के बारे में हम बात करेंगे। इन्हीं वेदांतों को हम उपनिषद नाम से जानते हैं। वेदांत को ही क्या कहा जाता है? अन्य नाम है इनका उपनिषद। चलिए एक बार फिर सिलेबस पे आइए। सिलेबस में क्या था? उपनिषद। ये पॉइंट भी हमारा हो गया। तो उपनिषद और षड दर्शन जो शेष रह गए थे उनमें, ये कंप्लीट हुआ। तो हमने देखा कि उपनिषद कैसे आए। उपनिषद जो दर्शन है उनमें जो 6 दर्शन है, इसमें जो छठवां दर्शन है हमारा वेदांत, वेदांत को ही उपनिषद कहा जाता है। अर्थात जहां वेदों का अंत होता है वहां से उपनिषद की शुरुआत होती है। तो ये हो गया उपनिषद। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों इसी महाजनपद काल में विकास होता है जैन साहित्य का। यानी जैन साहित्य है वो महाजनपद काल से ही संबंधित है, जिसमें हम पढ़ना है 24 तीर्थंकरों को। तीर्थंकर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया? तीर्थंकर। सिलेबस में आइए, देखिए क्या लिखा है? तीर्थंकर। ये वाला पॉइंट अपना कवर। पढ़ा नहीं है, सिलेबस को डिकोड कर रहा हूं, समझते चलना। तो तीर्थंकर हुए यहाँ पे। अब देखिए साथ में हमें बौद्ध साहित्य पढ़ना है। किसको पढ़ना है? बौद्ध लिटरेचर को भी हमें पढ़ना है। बौद्ध साहित्य भी किस काल से संबंधित है? महाजनपद काल से। बौद्ध साहित्य बेसिकली दोस्तों मैंने बताया, बौद्ध साहित्य का तात्पर्य है बौद्ध धर्म से। अब बौद्ध धर्म किस पर आधारित था? प्रतीत्य समुद्पाद। किस पर आधारित था ये? प्रतीत्य समुत्पाद। तो बौद्ध धर्म का आधार क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। क्या होता है सब डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब हम जानते हैं दोस्तों जो हमारा बौद्ध धर्म है, ये 2 शाखाओं में बट गया। कौन कौन सा? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में जो हमारा बौद्ध धर्म है ये 2 भागों में बटा, हीनयान, महायान। आइए थोड़ा हीनयान और महायान पे प्रकाश डालते हैं। तो मैंने आपको बताया जो बौद्ध धर्म है ये 2 भागों में विभाजित हुआ। पहला हीनयान, दूसरा महायान। ये 2 भागों में विभाजित, यानी 2 शाखाएं बनी इसकी। एक बनी है हीनयान शाखा और एक बनी है महायान शाखा।
सॉरी, मैंने 2 बार टाइप कर दिया, फिर भी आप देख लेना, महायान शाखा। दोस्तों हीनयान, हीनयान के बारे में बात करते हैं। तो हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटी नाव। हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये क्या लिखा है मैंने? शाब्दिक अर्थ। और हीनयान का शाब्दिक अर्थ है छोटी नाव। जो हीनयान का सिद्धांत था दोस्तों, ये व्यक्तिगत मुक्ति का सिद्धांत देते हैं। इनका लक्ष्य था व्यक्तिगत मुक्ति। तो हम कह सकते हैं इनके सिद्धांत क्या था? व्यक्तिगत मुक्ति। और इनका लक्ष्य था दोस्तों, इनका लक्ष्य था अरहत। अरहत इनका लक्ष्य था। तो ये हीनयान शाखा हुई। महायान शाखा के बारे में बात करते हैं। महायान शाखा का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है बड़ी नाव। बड़ी नाव, ये क्या है इनका शाब्दिक अर्थ। वहीं अगर हम इसके सिद्धांत की बात करते हैं, महायान शाखा के सिद्धांत की, तो ये सामूहिक मुक्ति के सिद्धांत पर कार्य करता था। सामूहिक मुक्ति किस सिद्धांत पर कार्यरत है? सामूहिक मुक्ति। तो इसका लक्ष्य क्या होगा दोस्तों? इसका लक्ष्य था बोधिसत्व। इस पॉइंट को नोट डाउन करना, बोधिसत्व। ये क्या था इसका लक्ष्य? अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आया, बोधिसत्व। और सिलेबस में देखिए क्या लिखा है, बोधिसत्व। ये भी पॉइंट क्लियर हो, तो बोधिसत्व हो गया, तीर्थंकर हो गया। अब इसमें बचा है कर्म का सिद्धांत। हमें इस कर्म के सिद्धांत पर भी फोकस करना है, लेकिन कर्म के सिद्धांत पर पहुंचेंगे कैसे, ये बताना चाहता हूं मैं आपको, तो समझिए। तो बोधिसत्व। अच्छा, महायान शाखा दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो हीनयान शाखा है बौद्धों की, वो क्षणिकवाद और अनात्मवाद पर बात करती है। यानी हम कह सकते हैं इनका एक और सिद्धांत है जिसमें आता है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद के अलावा अनात्मवाद, अनात्मवाद की भी हमें चर्चा करनी है। इसी प्रकार से महायान शाखा है, इसका जो मुख्य सिद्धांत है दोस्तों वो है शून्यवाद। शून्यवाद, या हम कह सकते हैं विज्ञानवाद। ये भी अन्य सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के। हालांकि हमारा यहाँ पे पॉइंट था बोधिसत्व। तो बोधिसत्व कहाँ से आया, ये मुझे आपको बताना था। तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, महायान शाखा का जो लक्ष्य है वही है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व हमें पढ़ना है। अब दोस्तों ये सब पढ़ने के बाद हम आते हैं कर्म सिद्धांत पर। क्योंकि मैंने क्या कहा, तर्क और महाजनपद काल से धीरे 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 कर्म पर फोकस प्रारंभ हो गया था। तो अब हम बात करते हैं कर्म सिद्धांत की। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? कर्म सिद्धांत को 2 भागों में बांट दिया, कृत प्रणासा और अकृताभ्यागम। अब ये कृत प्रणासा और अकृताभ्यागम का अर्थ क्या है, ये हमें देखना है। तो दोस्तों इस क्रम में हम सबसे पहले कृत प्रणासा की बात करते हैं। कृत प्रणासा का तात्पर्य क्या है? कृत प्रणासा कहता है किए गए कार्य का फल अवश्य मिलता है। किए गए कार्य का फल अवश्य मिलता है। अवश्य मिलता है, ठीक है। अर्थात जो भी आप कार्य करोगे वैसा फल आपको अवश्य मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत का पहला लक्षण है, कृत प्रणासा। किए गए कार्य का फल अवश्य मिलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं यदि व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो उसको उसका अच्छा फल मिलेगा, और यदि वह बुरा कर्म करेगा तो उसको बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। यह है कृत प्रणासा का तात्पर्य। अच्छा, अकृताभ्यागम क्या है दोस्तों? अकृताभ्यागम कहता है, जो कर्म का सिद्धांत का जो अगला पहलू है, वो कहता है बिना कार्य किए कोई फल नहीं मिलता। बिना कार्य किए कोई फल नहीं मिलता। बिना कार्य किए कोई फल नहीं मिलता। यानी जो कर्म सिद्धांत का जो दूसरा पहलू है अकृताभ्यागम, ये बात करता है कर्म सिद्धांत की। कर्म सिद्धांत की बात करता है, यानी वो कहता है कि तुम कर्म योगी बनो, फल की चिंता मत करो, कर्म योगी बनो। अब दोस्तों इसी कर्म सिद्धांत से प्रादुर्भाव होता है षड दर्शन का, जो कि अभी हमने देखा था। ब्राह्मण धर्म का जब विरोध हुआ तो उससे दर्शन का प्रादुर्भाव होता है, और दर्शन के प्रादुर्भाव में होता है षड दर्शन का जन्म। लेकिन दोस्तों पूरा का पूरा षड दर्शन है वो कर्म सिद्धांत पर आधारित है। आइए हम एक बार षड दर्शन पर चर्चा और करते हैं। बात है किसकी? षड दर्शन की। इस षड दर्शन में दोस्तों हमने देखा था सांख्य दर्शन, सांख्य के बाद योग, योग के बाद न्याय, न्याय के बाद वैशेषिक, वैशेषिक, और वैशेषिक के बाद मीमांसा, और मीमांसा के बाद था वेदांत। ये है हमारे षड दर्शन। ये सभी हमारे क्या है? षड दर्शन है दोस्तों। अब हमें आगे क्या समझना है इसको देखिए। हम एक बार इन सब के प्रणेता देख लेते हैं। प्रणेता मतलब सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि को माना जाता है। कपिल मुनि, इनको सांख्य दर्शन के प्रणेता माना जाता है। योग के प्रणेता आप सब जानते हो पतंजलि, तो पतंजलि है योग के प्रणेता। न्याय के प्रणेता है गौतम मुनि।
वैशेषिक के प्रणेता हैं कणाद, महर्षि कणाद। दोस्तों मीमांसा जो हमारा दर्शन है उसके प्रणेता हैं जैमिनीय, जैमिनीय। और वेदांत के प्रणेता हैं वादरायण, वादरायण। ये हैं वेदांत के प्रणेता। और दोस्तों जो सांख्य दर्शन है, ये सांख्य दर्शन षड दर्शन का मुख्य दर्शन है। इसी सांख्य दर्शन में हमें प्राप्त होता है गीता का दर्शन। और गीता का दर्शन क्या कहता है? गीता का दर्शन कहता है कि निष्काम कर्म योगी बनो, निष्काम कर्म योगी बनो। और दूसरा गीता का दर्शन कहता है स्थित प्रज्ञ रहो, यानी किसी भी स्थिति में आपको उस स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होना है, आपको स्थिति प्रज्ञ रहना है। तो ये गीता का दर्शन है जो बात करता है निष्काम कर्म योगी बनने की और स्थित प्रज्ञ होने की। और दोस्तों इसी के साथ जो सिलेबस भारतीय इतिहास का था, इसमें जितने भी पॉइंट थे हमने ये सारे कंप्लीट किए। अब देखिए एक बात, इसी सिलेबस को अब आप फिर से पढ़िए, आपको बड़ा सरल लगेगा ये सिलेबस। और अब आपके सारे सिलेबस के एक एक पॉइंट जिसको हमने डिकोड किया है, बहुत अच्छी तरह से आप इस सिलेबस को समझ पा रहे होंगे। जैसे भारतीय संकल्पना एवं विचार में हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में आप सब जानते हो, मैं ऋग्वेद काल, चारों वेद, इन सब के बारे में चर्चा करनी है। भारतवर्ष, इसको हम अलग से देखेंगे। दोस्तों भारतवर्ष में केवल हमें भारत के नाम और भारत का नामकरण, भारतवर्ष कैसे हुआ ये समझना है, तो हम छोटे से लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमें वेद समझ गए होंगे, उपनिषद, उपनिषद को ही हम वेदांत कहते हैं, यानी सर दर्शन का जो आखिरी दर्शन है हमारा उसका भाग है। आरण्यक, आरण्यक हम पढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, सर दर्शन, स्मृतियां, रित सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर। ये सारे जो सिलेबस का पहला पॉइंट था, मैंने आपको बड़ी डिटेल में इसको खोल के रखा है। इसी क्रम में हमें, इसी सीक्वेंस में हमें इसको पढ़ना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों इस ये पूरा पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों अगेन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।